मैंने एक टेलर ढूंढ लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी बात के साथ ऐड करता हूँ कि ये सूट भी मैंने जब खरीदा था ना, तो ये ऐसे था ये। फिर मुझे एक टेलर मिला तो उसने ये, मैं ये दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। टेलर भी आपका बड़ा इकोनॉमिकल टेलर है। इकोनॉमिकल, बिल्कुल। हाँ जी। ये टॉपिक तो जो है इसको हम इस तरह करके करते हैं कि ये इसको हमने एक स्लोगन बना लेना है। स्लोगन क्या बनाना है? ये स्लोगन बनाना है हमने। ये हम सब मिलकर करेंगे तो फिर ही ये होगा। तो जिस तरह कहते हैं कि 70-80% जो पेशेंट है फर्स्ट टू रिपोर्ट जीपी होता है, जनरल प्रैक्टिशनर के पास आता है। तो जनरल प्रैक्टिशनर को पता हो कि हमने ये कैसे मोटापा, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक डिजीजेस को किस तरह ख़त्म करना है या किस तरह इसको मैनेज करना है, और सबसे पहले डायग्नोज कैसे करना है। तो जब हम ये बात समझ आ जाएगी हमें, तो हम इंशाल्लाह हमारा स्लोगन तो ये है कि हम 2040 तक इसको ख़त्म कर सकते हैं। और आप यकीन जाने कि थोड़ा सा तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो सोचें, 80% डिजीजेज या 80% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो इन्हीं चीज़ों के आते हैं, इन्हीं 8 बीमारियों के आते हैं। अब आप बताएं कि नज़ला, जुकाम, खांसी के कितने मरीज आते हैं। अभी साजिद साहब ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी पेन की। तो पेन में भी ही इसका बहुत बड़ा रोल है। किसी किस्म की आपको बैकेक हो, शियाटिका हो, तो उसमें इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन जब होगी तो आपको ये याद आएगा कि मेटाबॉलिक डिजीजेस को हमने किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमने खुद की, अपने पेशेंट्स पर की, फिर हमने इसको डीपली स्टडी भी किया, देखा भी। तो ये बिल्कुल कारगर है। आपको कहीं भी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, इवन के अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कफ है, फीवर है, आप मेटाबॉलिक डिजीजेस को जहन में रखते हुए उसकी जो प्रिवेंशन है वो सिंपल ये करें कि फास्टिंग करा दें उसको। आप यकीन जाने उसकी कफ, फीवर, जो 7 दिन में हम कहते थे एंटीबायोटिक से सही होना है, वो 2 दिन में बेहतर हो जाएगा। 2 दिन में ठीक हो जाएगा सिर्फ ना खाने से। सिर्फ फास्टिंग का इतना ज़बरदस्त रोल है इसमें, इस डिजाइज में। तो हम ये स्लोगन लेकर चलते हैं। तो ये कैसे करना है या क्या है, क्या चीज़। अब आपको ये चीज़ें तो आपने अक्सर देखी होंगी, आपको डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब ने भी, बाकी सब लोगों ने भी बताया है कि ये हमारी एक, समझे कि ये हमारा, ये जो ट्री है ये हमारा क्या है, ये हमारी बॉडी है। ये भी एक लाइव है, ट्री भी एक लाइव चीज है, इसी तरह ये हमारी बॉडी है। तो ये तमाम बीमारियां जो है ना, ये सारी की सारी एक इसकी जड़ है, ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे हम ढूंढेंगे या कैसे हैं? मैं कहता हूँ कि यहाँ से ले लें, ओबेसिटी है, किडनी फेलियर है, जॉइंट पेन है, स्ट्रोक है, पीसीओएस है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, इम्पोटेंस, ये जो हम लिबिडो हो जाती है, या डिमेंशिया है। अभी बात कर रहे थे हम सबसे पहले कॉग्निटिव फंक्शन की। आप सिंपली, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप वो 3 दिन छोड़ दें तो आपके दिमाग के ऊपर जो आपका कॉग्निटिव फंक्शन है वो ऐसा बेहतरीन हो जाएगा कि आप समझेंगे कि ये क्या लाइफ है, ये किस तरह मैं बेहतर हो रहा हूँ। तो ये जेहन में रखें कि ये चीज़ों का हमें बेनिफिट मिल सकता है अगर हम इसको इस तरह करके करें या अपने पेशेंट को कराएं। अभी हमने कहा कि इंसुलिन ही इफेक्ट करती है, जिस तरह मैंने वो आपको ट्री दिखाया था, इसी तरह ये देखें कोई बॉडी का ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन सबसे ज्यादा कौन सा है? ब्रेन है या हार्ट है? इससे ज्यादा वाइटल तो कोई नहीं है। लेकिन वाइटल लिवर भी है, वाइटल किडनीज भी हैं। ये 5 ऑर्गन जो हैं ये वाइटल ऑर्गन हम काउंट करते हैं इसमें। तो उन पे इतना बुरा अफेक्ट करती है इंसुलिन या हाइपर इंसुलिनीमिया, लफ्ज में आगे आपको बताऊंगा क्या है, कि हर चीज पे ये हार्ट पे करेगी, ये फैटी लिवर सबसे पहले करेगी, उसके बाद ये सारी चीजें आपकी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आप देखें कि वही, ये वो उसी का एक दूसरा वर्जन है इस स्लाइड का, इसमें वही चीज दिखाई हुई है। अब हमने इसको करना कैसे है? ये सिंपल तरीका है इसका कि हमारी बॉडी, एक फर्ज करें जड़ें हैं, दरख्त की जड़ें हैं, और दरख्त की जड़ों को हम दे क्या रहे हैं, हम क्या उनको खिला क्या रहे हैं?
ये सारी चीजें हैं जो हमारी डाइट का 80% है। डिटेल में मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क मैंने ये किया है कि हम करें कैसे। अब आप देखें कि जितनी हमारी डाइट है, आप अपने विजुलाइज करें क्या करते हैं। हम सुबह क्या करेंगे, हम ज्यादातर लोग जो हैं वो जो थोड़ा सा मॉडरेट हैं वो क्या करेंगे, डबल रोटी के 3-4 पीस खाएंगे, शायद अंडा ले लें या चाय ले लें, या कुछ लोग रस खाते हैं। और जो हमारी एक खास कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा लाहौर की मैं बात करता हूँ या अर्बन एरियाज की, तो उसमें क्या करेंगे कि 2-3 नान खाएंगे या 1-2 नान खाएंगे फर्ज करें, साथ में वो चने खाएंगे और चाय पी लेंगे, उसमें भी दूध है। अब ये हमारी जो ग़िज़ा है सुबह की, या पहले नंबर पे जो इसको हम नाश्ता कहते हैं या ब्रेकफास्ट कहते हैं, उसमें 80-90% आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है। और कार्बोहाइड्रेट कौन सा लिया? अल्ट्रा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। अल्ट्रा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, नान भी उसी से बना हुआ है, रस भी आपका उसी से बना हुआ है, डबल रोटी भी आपकी उसी से बनी हुई है। ये अल्ट्रा रिफाइंड क्या है? ये अल्ट्रा रिफाइंड आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स इतना ऊपर उठा देता है कि आपके अगर मुंह में अगर मीठा लगेगा ना, तो फौरन आपकी इंसुलिन सिक्रीशन शुरू हो जाएगी। इवन आपके ऊपर नीचे वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ उसके सेंसेस गए हैं आपके ब्रेन में, तो वो उधर से पेनक्रियास से इंसुलिन निकलना शुरू हो गई है। इसीलिए मैं साथ साथ बताता जाता हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर टू वे डैमेज करती हैं। टू वे डैमेज किस तरह करती हैं कि हमने आर्टिफिशियल स्वीटनर लिया, उधर से इंसुलिन सेक्रेट हो गई, क्योंकि हमें स्वीट की या मीठे की वो सेंस आई, उसमें इंसुलिन सेक्रेट हो गई। इंसुलिन का काम क्या है? उसने ग्लूकोज को लेके आपकी ग्लूकोज को या ब्लड शुगर को नीचे करना है, उसको डाउन करना है, तो वो जाएगी आगे, ग्लूकोज तो होगा नहीं। तो ग्लूकोज ना होगा तो इसको कहते हैं चीटिंग फिनोमिना। ये चीटिंग हम कर रहे हैं पेनक्रियास से, वो इंसुलिन तो निकाल रहा है लेकिन आगे ग्लूकोज नहीं है आपके, तो इंसुलिन क्या करेगी, वो बार बार निकलेगी, तो चीटिंग होगी उसके साथ। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो नाश्ते में हम चीज खाई है, उसके बाद दोपहर का खाना हमने खाते हैं, या दरमियान में चाय या टी या कुकीज भी ले लेते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ उसमें हाई फ्रुक्टोज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और फ्रुक्टोज सबसे डैमेजिंग चीज है। सबसे डैमेजिंग चीज़ है उसमें चीनी या टेबल जो शुगर इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको पता है कि 50% फ्रुक्टोज है और 50% उसमें शुगर है, ग्लूकोज है। लेकिन जितनी भी बेकरी की चीज़ें हैं, जितनी भी होटल की चीज़ें हैं, उन सब में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूज होता है, शुगर यूज नहीं होती। शुगर, ग्लूकोज बेनिफिशियल है, फायदेमंद चीज है ग्लूकोज एक खास मिकदार तक, लेकिन उससे 11 गुना बुरा है फ्रुक्टोज। और हमें फ्रुक्टोज से चूंकि मीठा ज्यादा मिलता है, 1 चम्मच फ्रुक्टोज का 7 चम्मच चीनी के बराबर मीठा करता है। तो इसलिए ये जो फूड इंडस्ट्री है या जितने भी होटल्स हैं, ये सारे हाई कॉर्न सिरप फ्रुक्टोज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, चीनी वगैरह बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते। इवन कि मिठाइयों में, स्वीट्स में, बेकरीज में सारी यही इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो सस्ती है, सस्ती भी है और थोड़ा डालने से ज्यादा मीठा होता है उससे। तो इसलिए ये भी ध्यान में रखें। अब हमने करना किस तरह है कि शाम को भी हम खाएंगे, चावल खाते हैं हम अमूमन बहुत ज्यादा, 70-80% लोग मैंने इंक्वायर किया कि जी थोड़े से चावल ले लेते हैं, दाल ले लेते हैं, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारी डाइट का 80-90% कार्बोहाइड्रेट है। जब कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे तो इंसुलिन सिक्रीशन होगी। इंसुलिन सिक्रीट इतनी ज्यादा होती है कि वो सबसे पहले क्या करती है, हाइपर इंसुलिनीमिया शुरू हो जाता है। अब आप जब हाइपर इंसुलिनीमिया शुरू होगा तो आपकी शुगर चेक करेंगे तो शुगर नीचे आएगी। अब जितने लोग बैठे हुए हैं, हम क्या करते हैं डायग्नोज करने के लिए, सबसे हम पहले रैंडम या फास्टिंग शुगर चेक करेंगे। तो रैंडम और फास्टिंग शुगर आपकी उन पेशेंट्स की जिनको फैटी लिवर हो चुका हुआ है या प्री डायबिटिक हैं, उनकी कभी भी शुगर जो है वो ज्यादा नहीं आएगी। समटाइम्स वो 90 के करीब आती है या 100 के करीब आती है, तो हम बड़े खुश होते हैं कि मुझे शुगर नहीं है। बेसिकली वो शुगर से ज्यादा डेंजरस है।
वो शुगर होने से ज्यादा डेंजरस है। शुगर हो गई तो फिर तो आपने सारे आपके एंड ऑर्गन भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, तो सारी चीजें आपकी खराब होना शुरू हो जाएंगी। तो उससे पहले आपने उसको पकड़ना है। उसका डायग्नोज का तरीका क्या है, ये कभी भी आप, ये आपसे आज से एक रूल ऑफ थंब बना लें इसमें, कभी भी किसी पेशेंट की सिर्फ फास्टिंग शुगर चेक ना कराएं, उसकी फास्टिंग इंसुलिन जरूर चेक कराएं। दो टेस्ट उसके लाजमी कराएं। और फास्टिंग इंसुलिन क्यों चेक करानी है? फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ब्लड शुगर, इसको होमा आईआर एक टेस्ट होता है। जितना है कि फास्टिंग इंसुलिन के यूनिट्स, अब न आम जो हमारी लैब्स हैं वो पी मोल में देती हैं इसकी रीडिंग। तो पी मोल को जो है 7 से डिवाइड करेंगे तो उसके यूनिट्स आ जाएंगे, इंटरनेशनल यूनिट्स। तो इंटरनेशनल यूनिट इनटू फास्टिंग ब्लड शुगर, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 405 से 405 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर आपका एच आर होमा आई आर 1.5 से ज्यादा है तो आपको शुगर हो चुकी हुई है, यानी आप प्री डायबिटिक हैं। जो आपकी प्री डायबिटिक मतलब है कि दिन के किसी हिस्से में आपकी शुगर बढ़ जाती है, 200 हो जाती है, किसी कम हो जाती है, तो उसमें है। और बेस्ट जो तरीका है वो 1 से कम है, 1 से कम है। एक तरीका तो ये है, आपने डायग्नोज कैसे करना है उस पेशेंट, इंसुलिन फास्टिंग, इंसुलिन ब्लड शुगर को मल्टीप्लाई करें, 405 से डिवाइड करें, और इसकी नॉर्मल रेंज 1 होनी चाहिए या 1 से कम होनी चाहिए। बेस्ट ये है कि 1 से कम हो आपकी रीडिंग, लेकिन बिल्कुल हेल्दी जो पर्सन है 1 से कम होनी चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा अगर है तो 1.5 तक ठीक कहते हैं कि वो सही है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा फार्मूला क्या है, या दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका यह है कि आप सारे लोग अपना भी कराएं और अपने, इवन कि मैं कहता हूँ कितनी देर की होनी चाहिए? फास्टिंग 8 से 10 घंटे की फास्टिंग, 8 से 10 घंटे की फास्टिंग बेस्ट होती है। उससे लेट हो जाएगी ना तो फिर दूसरे हार्मोन जो हैं एड्रिनल स्टीरॉइड्स वो शुरू हो जाते हैं, वो भी आपकी ब्लड शुगर को ऊपर नीचे करते हैं, चेंज करते हैं, इसलिए बेस्ट ये होता है। तो अगर आपने, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का क्या फायदा होगा? सिंपल उसका तरीका है कि उसके ट्राइग्लिसराइड भी उसमें आते हैं। कभी भी कोलेस्ट्रॉल को ना देखें कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कभी इसको ना देखें। सिर्फ दो चीजें उसमें लाजमी देखें, ट्राइग्लिसराइड देखें और एचडीएल देखें, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो इसकी रेशो जो बेस्ट है, जो साइंसदान या डॉक्टर्स कहते हैं, वो तो है 1:1। यानी अगर आपका 40-45 एचडीएल है तो ट्राइग्लिसराइड भी 40-45 होना चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द इयर्स, मैंने लास्ट पिछले हफ्ते करवाया था तो मेरा एचडीएल 45 था और ट्राइग्लिसराइड 66 थी। तो आई एम नियर टू दैट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके करीब हूँ जो कि आइडियल होना चाहिए, उसके करीब हूँ। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं इसको। तो उसको हम कहते हैं कि पहले तो कहते हैं 1:3 रेशो है, लेकिन बेस्ट है 1:1 है रेशो। लेकिन 1:1, 1.5 या 2 तक भी कहते हैं ये ठीक हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी खराबी शुरू नहीं होती। 3 में, हाँ, ट्राइग्लिसराइड जो है वो 2 या 3 हो, और जो एच डी एल है वो 1 हो। 1 इसकी रेशो है। सिंपल ये है कि ट्राइग्लिसराइड को एच डी एल से डिवाइड करें आप, उसको डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आपका आए ना वो इतना आना चाहिए, 2 या 3, या सबसे बेस्ट जो आइडियल है वो 1.5 है, इसका आइडियल है। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका एक आम है, आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, जिसको हम गौर नहीं करते। कोई भी किसी उम्र का बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, औरत है, मर्द है, कोई भी है, एवरीबॉडी, उसका इंचज में आप कद नापें उसका। आपने स्केल रखें, आपको निशान लगा के दीवार के साथ, तो जूता उतरवा के आप उसको जो है उसका कद नापें आप। जितने इंचज उसका कद है, फर्ज करें एक आदमी का कद जो है वो 6 फुट है या 5 फुट है, 5 फुट कद है तो उसके इंचज कितने हो गए? 60 इंचज। ठीक है, आपका वेट कितना होना चाहिए? 60 केजी वेट होना चाहिए। और आपकी वेस्ट कितनी होनी चाहिए? उससे आधी।
और खवातीन की 2 इंच और कम, खवातीन की 2 इंच और कम होनी चाहिए। मतलब ये बेस्ट है थे। इसको अचीव करने का तरीका, वो मैं आगे तरीका वही मैं आपको बताता हूँ। तो ये इसका मार्कर ये था कि आपने डायग्नोस कर लिया। आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये, चाहे उनका वेट ज्यादा है या कम है, लेकिन वो पेशेंट हैं हाइपर इंसुलिनीमिया के। अब आपको एक और टिप दे देता हूँ कि आपका फैटी लिवर या हाइपर इंसुलिनीमिया किस तरह आपको देखना है। ये इतनी ज्यादा हमने सर्च या ये खंगाली हुई हैं चीजें कि ये उसका क्रंच आपको बता रहा हूँ। मैं ये सबसे पहले पेशेंट को जो है ना वो देखता हूँ कि उसका हाथ से सीधा करा, अगर आपका कलर ये वाला और ये वाला डिफरेंट है ना, आप खुद देखें। हाँ, ये वो नकल्स इंटरफ्लिंग, ये नकल जो है, नकल्स नकल बिल्कुल है। ये नहीं। हाँ, आपका ज्यादा है। आप ये देखें, डॉक्टर निगत हैं, ये माशाल्लाह स्लिम स्मार्ट है, बट शी इज द पेशेंट। मैं इसको पेशेंट इसलिए, आपका भी है। अब आप ये देखें कि ये कितना आसान तरीका है। आपका नहीं हो सकता। अब ये क्या है, ये फर्स्ट साइन है, ये फर्स्ट साइन है आपका। ये है कि अल्लाह पाक ने ये, अभी पेन की बात कर रहे थे ना, तो पेन एक सिम्टम है। पेन एक सिम्टम है, जिस तरह साहिब साहब ने कहा भी कि पेन जब होती है तो ये पेन कोई चीज, कोई फिजिकल चीज तो नहीं है। ये अल्लाह मियाँ आपको बताता है क्योंकि आपकी बॉडी में कोई काम गड़बड़ चल रही है। तो हम इसको बहुत सारी क्रीमें लगाते हैं, बहुत सारी हैं। अभी जब ये न्यूली वेड खवातीन होती हैं तो वो मेहंदी इस तरीके से लगाती हैं कि वो चीज छुप जाए, लेकिन वो छुपती नहीं है। होता उसमें ये छुपती भी नहीं है, बड़ा उसको वो करेंगे, लेकिन छुपाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। किस तरह उसको खत्म किया जा सकता है, बिल्कुल टेक्निकली आपको देखेंगे कि जस्ट विद इन 3 मंथ्स यू विल गेट रेड ऑफ दिस। इसमें करने का तरीका आपको मैं, ये 2 तरीके हैं जो आम है। आप, मेरे पास कोई पेशेंट आता है ना, तो मैं उसको सामने उसकी शक्ल नहीं देखता, मैं उसका हाथ ही देखता हूँ, और मैं अपना डायग्नोसिस उसमें बना लेता हूँ कि हाँ इसको ये गड़बड़ है, आप इसको हमने कंफर्म करना है। जब कंफर्म करना है तो ये टेस्ट अपने जो करना है। अब आप ये देखें, करेंगे कैसे, अल्टीमेट बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग हम पे चले जाते हैं। हम पहले उस पे चले गए हैं, ये तरतीब थोड़ी सी आपने चेंज कर दिया है। इसका तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये है कि हम अपना इनटेक जो है कार्बोहाइड्रेट का वो मिनिमाइज कर। कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है कि इंसुलिन जो है सिक्रीट ही उस वक्त होगी जब आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। कार्बोहाइड्रेट जब आपकी डाइट में खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो उसके बाद प्रोटीन की बारी आएगी। प्रोटीन के लिए भी और कार्बोहाइड्रेट के लिए भी इंसुलिन सिक्रीशन होती है, उतनी ही तकरीबन बराबर बराबर होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जल्दी मेटाबॉलाइज हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट हम खाते भी ज्यादा हैं। 80% 70% हम खाते हैं, शायद ही कोई अंडा खा ले सुबह को तो वो इस्तेमाल कर लेता है, वरना लोग चने खाते हैं या वो नान खाते हैं या सालन खाते हैं, रोटी खाते हैं। यही हमारा ब्रेकफास्ट होता है या खाना में होता है, प्रोटीन उसमें नहीं होती। कभी कभार या हफ्ते में 1 दफा 2 दफा आम लोग जो हैं, हम लोग तो रोजाना माशाल्लाह हम खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, बीफ भी, बाकी चीजें भी खाते हैं। तो प्रोटीन का इस्तेमाल हमारा बड़ा महदूद है, कम है, इतना होना चाहिए। तो 2 चीजों के लिए इंसुलिन बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट के लिए तो चूंकि हमारी डाइट 80% कार्बोहाइड्रेट है, तो सबसे पहले हम उसको पकड़ेंगे। हम ऐसी डाइट लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिनिमाइज हो या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो कि अल्ट्रा रिफाइंड नहीं होता, जो कि जिस तरह चीज है वैसे ही आपने खानी है। जिस तरह चने हैं, उनको पीसना नहीं है, मैदा उसका बेसन नहीं बनाना, उसको ऐसे ही इस्तेमाल करना है। दाल है, इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, अल्ट्रा रिफाइंड नहीं करना, छिलके समेत खानी है चीज। छिलके समेत खाएंगे तो आपको वो जो है कम्प्लेक्स कार्ब मिलेगा। कम्प्लेक्स कार्ब से क्या होगा कि इंसुलिन की सर्ज एकदम नहीं आएगी। लेकिन जो बाकी हम नान, कुलचा, रोटी, डबल रोटी या बेकरी की चीजें खाते हैं, जूस पीते हैं, बोतल लेते हैं, या जितनी, ये सारी की सारी अल्ट्रा रिफाइंड।
तो अल्ट्रा रिफाइंड जो ही आपके मुंह में जाती है, फॉरन एमएलएज हार्मोन जो है वो हमारी मुंह में होता है, तो वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और आपकी इंसुलिन की सर्ज आ जाती है। तो हमने बेसिकली इंसुलिन को कम करना है। इंसुलिन को कम करेंगे तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस खत्म होगी। तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस ही डेवलप होती है जब आपकी जो है ब्लड शुगर होना शुरू हो जाती है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस तक जाना ही नहीं हमने, हमने इसको पहले ही खत्म करना है, पहले ही इसको मिनिमाइज करना है। अब आपको ये बता दूं कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए इंसुलिन जिंदा रहने के लिए। जो नॉर्मल लैब्स में आती है ना, वो आती है 12 मिनिमम, 12 पी मोल। 12 पी मोल का मतलब है कि 2.25 यूनिट। 12 को अगर 7 से डिवाइड करें तो तकरीबन 2 यूनिट। 2 यूनिट आपकी अगर इंसुलिन मौजूद है तो दैट इज टू मच, सफिशेंट है आपकी। सफिशेंट का मतलब यह है कि आप जब आपको रात को सोते हैं कुछ नहीं खाते फर्ज करें, तो सुबह आप चेक कराएं तो आपकी अगर 2 यूनिट है तो आपने सारी रात 12 घंटे जो है आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी आपको इंसुलिन की। अदरवाइज इंसुलिन इज ए वाइटल हार्मोन है, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए। और जितने भी हमारे बॉडी सेल हैं, इसके तमाम बॉडी सेल जो ब्रेन से लेके पाँव तक जितने भी हमारे बॉडी सेल्स हैं, इसके ऊपर हजारों की तादाद में इंसुलिन रिसेप्टर सेल है, इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं। तो यानी इतनी ज़्यादा इसकी हमारी बॉडी को ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है। तो ये ख़त्म नहीं करनी, ख़त्म करेंगे तो टाइप 1 में वो चले जाएंगे हम। ख़त्म नहीं होती ये होती है बिल्कुल, बेस लाइन में मौजूद रहती है इंसुलिन बॉडी के अंदर। तो अगर हम 1.5 यूनिट या 2 यूनिट की जरूरत है, तो जब हम फास्टिंग इंसुलिन चेक कराएंगे ना अपनी, तो ये आपकी 150 आएगी, 200 आएगी। जो पीसीओएस की पेशेंट्स आती हैं गायनी वालों के पास, मेरे पास एक पेशेंट आई, उसकी मैंने फास्टिंग इंसुलिन कराई यही पीसीओएस की। तो वो बेचारी 6 साल तक जो है वो आम ट्रीटमेंट लेती रही लेकिन नहीं ठीक हुई। जब हमने उसकी इंसुलिन चेक कराई तो फास्टिंग इंसुलिन उसकी 413। मैं हैरान हो गया कि ये किस तरह ये है। और उसके ट्राइग्लिसराइड कहाँ पहुंचे हुए हैं, 1500 के करीब ट्राइग्लिसराइड आपको पहुंचे। और वेट उसका था 127 kg उसका वेट। ये मेरे पास रिकॉर्डेड है बिल्कुल, पेशेंट अभी भी आती है। तो उस पेशेंट को मैंने जब इसको इस मॉड्यूलेशन में डाला उसको, तो आप यकीन करें कि अभी जब उसकी इंसुलिन 155 आई तो उसको ऑटोमेटिकली मैचुरेशन शुरू हो गई। उसको ऑटोमेटिकली कोई किसी किस्म का हार्मोन की जरूरत नहीं पड़ी, किसी किस्म की उसको जरूरत नहीं। वेट कम हुआ उसका इंसुलिन की कमी की वजह से। इंसुलिन दो काम करती है सिंपल। एक जो है आपकी ब्लड शुगर को नीचे करेगी, और दूसरा ये ग्रोथ हार्मोन है, आपकी फैट को बढ़ाएगी। फर्ज करें आपकी बॉडी को जरूरत है एक स्लाइस की या एक रोटी की पूरे दिन के लिए, तो आपने 2 या 3 या 6 खा ली दिन में, तो जो एक्स्ट्रा आपने खाई है ना, वो सारी इंसुलिन उसको कन्वर्ट कर देगा फैट में। इंसुलिन ही ओनली फैट को बनाता है, और कोई हार्मोन नहीं है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो उसके इसका इसके साथ इतना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन की बारी नहीं आने देते हम। इंसुलिन इतनी ज्यादा होती है हमारी बॉडी में कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती ग्रोथ हार्मोन की। तो हमारा ये जो फैट है वो बनती ही इंसुलिन से है। इसीलिए जितनी भी आज तक दवाइयां बनी हैं वेट रिडक्शन की, सारी फ्लॉप है, सब की सब फ्लॉप है जितनी भी हैं, कोई कामयाब नहीं है। हम बड़ी महंगी दवाइयाँ उस वक्त आती थी, 100-100 रुपए की एक एक गोली आती थी, आज से 20 साल पहले। एबट की आती थी, उसका नाम नहीं मैं लूंगा। तो वो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था उसके साथ, कोई इसका नहीं है। जितना बेहतरीन रिजल्ट इससे मिलता है किसी और चीज से नहीं मिलता। तो एक बात यह होगी कि इंसुलिन को हमने कम करना है। इंसुलिन को कम करने का, किसी चीज की कम को करने का जो होता है, जरूरत को कम करने का ये होता है कि आप उसकी डिमांड को रोक दें। डिमांड उसको किस तरह रोकेंगे? सिंपली कार्बोहाइड्रेट बंद कर दें। सिंपल आप कार्बोहाइड्रेट का बंद कर दें तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। ये शुरू शुरू में तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ओवर द टाइम ये बिल्कुल सही हो जाता है। जिस तरह मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको पहले खुद किया,
फिर मैं अब पेशेंट को बताता हूँ, और अब मैं आप लोगों के दरमियान हूँ, ये तीसरे दर्जे पे मैंने ये करके देखा। मैंने तकरीबन 70 के करीब पेशेंट्स को जो है इंसुलिन फ्री किया उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको डायबिटीज की ड्रग जीरो की उनकी मैंने। पीसीओएस बेशुमार लड़कियों के बच्चियों के मैंने ठीक किए अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ इसी फार्मूले से, इसी तरीके से कि उनकी इंसुलिन कम है। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं या ओबीस पेशेंट हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के खुद कहते हैं, जी जी आपके जो बड़े भाई थे ना वो बड़े अच्छे डॉक्टर थे, आप तो हर चीज बंद कर देते हैं। तो क्योंकि अब पेशेंट जीपी से पूछता ही परहेज है, जी ए खा ला कि ना खावा, ए खा ला कि ना खावा। जब मैं उनको सब कुछ बंद कर देता हूँ तो वो कहते हैं यार तू ठीक नहीं है। जिस तरह भी सजाद साहब ने। अच्छा, अब हमने अगली स्टेज पे चलते हैं। दो तरीके, एक तो मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट बंद कर दें, दूसरा है फास्टिंग। ये एक बड़ा जबरदस्त तरीका है ये इसका, और ये जब तक दोनों मिलेंगे नहीं ये आपका काम नहीं चलेगा। अब फास्टिंग में जो रिकॉर्ड में है, जो अभी अभी वो बंदा जो अमेरिका में है वो भी जिंदा है, उसने 83 डेज वाटर फास्टिंग की, और अभी भी है। उसका फोर्थ स्टेज वाला कैंसर था, उसने जीरो पे किया, रिवर्स किया। तो रिवर्स कैसे हुआ उसका? सिंपल, उसने फास्टिंग की। फास्टिंग में कोई किसी किस्म की कमजोरी नहीं होती। उसकी फिजियोलॉजी क्या है कि ये अभी मैंने आपको बताया कि हमारी इंसुलिन जो है ये हमारी फैट बनाती है, हमारा वजन इसी से बनता है। हमारा जो फैट इंक्रीज होती है, फैट अल्लाह मियाँ ने बनाई इसलिए है कि ये है, इसको आम जुबान में कहते हैं कि रेनी सीजन। रेनी सीजन वो होता कि जब इंसान गारों में रहता था, तो जब बारिशें शुरू होती थी, खाने वहाँ शिकार के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती थी। तो शिकार के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती थी, वो खाता कुछ नहीं था। जिस तरह रीछ है, वो 6 माह जो है वो सोता है, डॉर्मेंट रहता है, 6 माह खाता है वो। इसी तरह आपको लायन ले लें, टाइगर ले लें, शेर ले लें, ये 6-7 दिन के बाद आप शिकार करता है। 7 दिन का खाना वो एक दिन में खाता है। और लेकिन जब वो शिकार करता है 7 दिन के बाद, उसकी फीमेल फीमेल शेरनी शिकार करती है, शेर शिकार नहीं करता। तो शेरनी जब शिकार करती है तो वो अपने से कई गुना बड़े हाथी को गिरा लेती है। तो उसमें इतनी ताकत होती है ना, तो वो ताकत कहाँ से आती है? वो रिजर्व फैट से आपकी, जो अल्लाह मियाँ ने रिजर्व फैट रखी है, वो रिजर्व फैट आपकी इस्तेमाल होती है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूसेस ओनली 4 कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोड्यूस 9 कैलोरीज। तो फ्यूल बेहतर कौन सा हुआ बॉडी के लिए? फैट फ्यूल। फैट फ्यूल इज द बेस्ट फ्यूल। फैट फ्यूल ही है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें दो ही चीजें होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। उसको कार्बोहाइड्रेट हम उसका फीडर मुंह में ठूंसते हैं तो फिर शुरू होता है। इवन के उसकी मदर मिल्क में भी जो पहला फर्स्ट उसकी डाइट होती है, उसमें तकरीबन 90% कोलेस्ट्रॉल होता है और बाकी वाटर होता है उसमें। तो फैट ज्यादा होती है उसमें, चाहे उसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। और उसके गट के अंदर जो माइक्रोबियाम है, जिन्होंने डेवलप होके आगे हमारी जिंदगी को, लाइफ को चलाना है, उनकी डेवलपमेंट होती है उस चीज में। और जब हम उसको केमिकल मुंह में ठोस देते हैं, उसका छोटा सा मैदा होता है 5 से 20 ml का, उसके अंदर 200 ml का फीडर उसके मुंह में डकार देते हैं हम। इसलिए वो ये होता है कि वो मैदा जो है गुब्बारे की तरह है, वो फैलना शुरू हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसको आदत पड़ जाती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। और फिर हमें जो गाइडलाइन दी जाती है ना, वो गाइडलाइन ये दी जाती है हर 2 घंटे के बाद 2 औंस, हर 2 घंटे के बाद ये आपने ये एक चलाना है। ये हम खुद भी बताते हैं, हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं जहाँ बच्चे पैदा होते हैं वो भी बताते हैं। ये काइंडली ये बंद कर दें ये प्रैक्टिस। 100% कोशिश करें उसको कि वो उस पे लेकर आए उसको, मदर फीड पे। तो मदर फीड से ही शुरू हो जाती है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर। बच्चे बेशुमार आप देखें, जितने भी बच्चे देखें ना आपके पास आए, आपके अपने बच्चे, आपके पोते नवासियां जितने भी हैं, आप उनके पहले आप उनकी आदत देखें।
मैंने अपनी बहू को बड़ा, पिछले दिनों मैंने उसको कहा कि ये तुम अभी से वो मेरी पोती को जो है उस तरफ लगा रही हो, तो वो चोरी चोरी उसको फीडर देती थी उसको मुझसे छुपा के। तो मैंने उसको मना किया कि मैंने कहा ये ठीक नहीं है आपके लिए। अब आप फास्टिंग कैसे करनी, कैसे फास्टिंग यकदम नहीं होती, सबसे नहीं, क्योंकि हमें क्यों नहीं होती फास्टिंग, क्योंकि ये जितना कार्बोहाइड्रेट है इसकी हमें एडिक्शन है। ये बाकायदा आप सीटी स्कैन करके ब्रेन का, जो लोग कार्बोहाइड्रेट लेते थे, जो नहीं लेते थे, या जो हीरोइन या चर्च या गांजा या अल्कोहल पीते हैं, वो ब्रेन में हमारे एक एडिक्शन सेंटर है, क्यों जी सब। अब आप वो एडिक्शन सेंटर सेंटर जो है वो सीटी स्कैन में नजर आ जाता है। तो जब उन्होंने देखा कि एक बंदा कोई किसी किस्म की एडिक्टिव चीज नहीं लेता, अल्कोहल नहीं लेता या फीम गांजा चरस वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, उसको तो है वो एडिक्शन सेंटर, वो मार्कर है उसके अंदर सीटी स्कैन में। जो नहीं लेता उसमें भी है उसमें, तो वो का मार्कर है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट इज 100% एडिक्टिव। कभी आपने देखा कि आपको क्रेव क्यों होती है? क्रेव होती है इसलिए कि जब ही जो ही आपका कार्बोहाइड्रेट कम होता है बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट जमा कहाँ है? दो जगह पे। एक आपके लिवर में सेफ रहता है, और दूसरा मसल में। तो वो सिग्नल हमारे किस तरह हमें ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है, आपको कमजोरी करेगा, आपको फटीग करेगा, आपको स्वेटिंग भी हो सकती है, आपके हाथ पांव कांपने भी शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे जी बस कुछ हो गया मुझे, फौरन देख लें आप, मुझे देखें। जो ही आप एक कोका कोला की बोतल पीते हैं, जूस पीते हैं, मीठा खाते हैं, तो उसकी क्रेव एडिक्शन कम हो जाती है। वो कम होने से क्या होता है कि आप बिल्कुल A1 हशाश बशाश हो जाते हैं। जिस तरह कोई एडिक्टिव आदमी हो, अल्कोहल का एडिक्टिव है या उस तरह है, तो जब वो एक जाम पी लेता है तो वो कहता है ओ पीछे हट जाओ। इसी तरह ये कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट को कम करें, फिर इसको अल्टीमेट खत्म करें। तो सबसे पहला का काम फास्टिंग में आपने करना है ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट का लफ्ज बना हुआ है कि फास्ट को आपने कब तोड़ना है। दो लफ्ज है ना इसमें, ब्रेकफास्ट, व्हेन टू ब्रेकफास्ट, ये किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ। और अब तो जो ये हमारे डाइटिशियन हैं या जो डायबिटीज की प्रैक्टिस करते हैं, वो कहते हैं बार बार ब्रेकफास्ट, बार बार ब्रेकफास्ट। बार बार ब्रेकफास्ट क्या है? एक आदमी आम ऑन ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज कितनी दफा ब्रेकफास्ट करता है? जो सर्वे किया गया है वो मिनिमम 8 दफा है, मिनिमम 8 दफा है। तो मैक्सिमम 12-13 दफा है। मिनिमम 8 दफा किस तरह है? आप सुबह उठे हैं, आपने बेड टी ली है, उसमें दूध डाला है, कार्बोहाइड्रेट डाला है, चीनी भी डाल लिया आपने, बेड टी ले लिया आपने। उसके बाद आपने एक्चुअल ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद आपने 11-12 बजे आपको गाइड किया हुआ है कि कोई फल ले लें आप, या फल नहीं आप इस्तेमाल करते या मिलता नहीं है, तो आपने चाय लेनी है, चाय के साथ कुकीज लेनी है, वही कार्बोहाइड्रेट और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप उसमें डला हुआ है, वो लेनी है आपने। फिर आपने लंच भी करना है। लंच के बाद आपने 4 बजे की चाय भी आपकी है। 4 बजे की चाय के बाद आपने रात का खाना भी खाना है। रात के खाने के बाद चाय भी पीनी है आपने। फिर रात को सोने से पहले दूध जरूर पीना है। कार्बोहाइड्रेट, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फुल ऑफ, तो वो भी पीना है। तो इस तरह अल्टीमेटली ऑन एन एवरेज हम जो बाबू लोग हैं थोड़े बहुत, ये इतने अल्टीमेटली 8 से 10 खाने खाते हैं। फिर आप जहाँ कहीं भी जाएं, कभी ऐसा नहीं होता। आप पुरानी फिल्में ड्रामे देखें तो ये बड़ा, हमें ये मैं यार वहाँ गया था तो यारो वो बड़ा अच्छा आदमी है, तो यहाँ हम कहते हैं यार वो तो बड़ा ही रुखा आदमी है। तो रुखा आदमी किसको कहते हैं? यार उन्हें पानी भी नहीं पूछा है, उन्हें मुझे पानी भी नहीं। एक्चुअली एक्चुअली ये है कि वो उसको जो आपने एंटरटेन करना है पानी से करना है। हम क्या कहते हैं जी, पहले पानी पियो, फिर बोतल पियो, फिर चाय भी तैयार हो रही है। चाय के साथ आपको सूखी चाय नहीं देनी है आपको, आपके साथ कोई साथ कुकीज भी होंगी, 4-5-6 चीजें आप, ये है। तो फिर हम कहते हैं कि हाँ यार वो बहुत अच्छा आदमी है, उसने मुझे पानी पूछा है। तो ये सारी चीजें हमें
डैमेज करने के लिए हैं, बीमार करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप 8 बजे फास्टिंग कर ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट आप जो है उसको 10 बजे ले जाएं। उसके बाद आप कुछ दिनों के बाद 12 बजे ले जाएं। फिर आप फर्स्ट मील जो है स्किप कर दें, ब्रेकफास्ट नहीं करना। आप आसान तरीका है कि आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करना। फर्स्ट मील आप 12 बजे लें, फिर आप उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करके 2 बजे तक ले जाएं। वो आपका टोटली ब्रेकफास्ट जो है वो खत्म हो गया, आपने लंच पे अपना फर्स्ट मील लिया। तो लंच पे आप फर्स्ट मील लें। फर्स्ट मील क्या लें, मैं जो लेता हूँ या करता रहा हूँ, अब तो मैं 1 मील लेता हूँ, अब 1 मील ए डे लेता हूँ। अब ओनली 5 to 7 जो है ना मेरा टाइम है, उसी में मैं खाऊंगा जो भी खाया है। तो उसमें मैं पूरे दिन के लिए, तो इससे बड़ा बंदा बहुत ज़्यादा इजी रहता है। तो उसमें क्या होगा आपको कि अगर आप 2 बजे फर्स्ट मील लेते हैं ना, तो ट्राई उसमें कोशिश करें 3 से 4 अंडे लें जर्दी समेत। तरीका मैं आपको बड़ा आसान करके बता देता हूँ। 4 अंडे मिनिमम आप ले सकते हैं, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये इससे कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये इंतहाई बेनिफिशियल है। ये एक कम्बो प्रोडक्ट है। कम्बो है अल्लाह ताला की तरफ से, प्रोटीन और फैट दोनों बड़ी रिफाइंड किस्म की। ये 6 अंडे ले लें। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं वेरी गुड कहूँगा। अच्छा, आप 4 अंडे लें, आप साथ में आप कोई सब्जी ले लें, कोई भी सब्जी। आप 12 सब्जियां, 12-13 सब्जियां जो आप कच्ची खा सकते हैं। 12-13 सब्जियों में क्या है, आपके सबसे पहले आप प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, ब्रोकली है, बंद गोभी है, सफेद गोभी है, गाजर है, मूली है, रेड मूली है। इसके अलावा आइसबर्ग है, सलाद के पत्ते हैं, चुकंदर है। ये सारी चीजें आप कच्ची खा सकते हैं और कच्ची ही खानी चाहिए। अगर आप नहीं खाते तो एक मैं कहता हूँ कि एक रॉयल आमलेट बना लो। रॉयल आमलेट का तरीका क्या है, 2 चम्मच देसी घी लें या सरसों का तेल लें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो 2 चम्मच सरसों के तेल में इनमें से कोई 2-3 सब्जियां, जिस तरह टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, उसको हल्का सा स्टीम कर लें। उसके अंदर 4 अंडे डाल दें, नमक मिर्च अपनी मर्जी का डालें। वो आपका इतना बड़ा बाउल बन जाएगा, वो आपको कोई और चीज़ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको साथ। तो वो आप खाएं, साथ में आप चाय पी लें या जो भी है करना है करें। दोपहर 4 बजे नट्स जरूर लें, सैलेड और नट्स जरूर लें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 2 फायदे हैं कि तमाम के तमाम मिनरल, विटामिन, कैल्शियम, जो हम भागते हैं कैल्शियम के दवाइयाँ खा खा के, पिछले दिनों जो कैल्शियम मार्केटिंग करने वाली पाकिस्तान की या पूरी दुनिया की शायद सबसे बड़ी कंपनी है ना, उन्होंने एक फैक्ट्री और लगा ली है और उस कैल्शियम का कोई अब्जॉर्प्शन नहीं होता। वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कैल्शियम उससे अब्जॉर्ब भी नहीं होता। बिल्कुल सारा का सारा वो जो वेस्ट होता है, कभी भी नहीं होता। कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस या पोस्ट मेनोपॉज या मेनोपॉज में कभी भी ना दें, कैल्शियम उसकी ज़रूरत ही नहीं है और ना ही वो अब्जॉर्ब होता है, ना ही इससे ठीक होते हैं। उसका मैं तरीका आपको बता दूंगा। हमने अपने दूसरा मील लिया 4 बजे के करीब, तो उसमें आप कोशिश करें कि सैलड लें, नट्स लें तमाम। द बेस्ट नट जो है जिसमें ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा है वो है अखरोट, एलमंड। उसके बाद आप बादाम लें, 15 बादाम आप ले सकते हैं डेली। मैंने साथ कैलोरीज का भी हिसाब रखा हुआ है कि आपकी कैलोरीज भी जो है, अगर आप वेट रिडक्शन करना है आपने, तो आपकी कैलोरीज भी 700 से 1000 कैलोरीज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 3000 लेंगे उसी फास्टिंग टाइम में तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, किसी नहीं होगा। नट्स आगे कितने? नट्स आप अखरोट 5 अखरोट लें, आप 15 बादाम लें, लेकिन बादाम छिलके के बगैर लें, उनको भिगो दें और छिलका उतार के खाएं। इसके अलावा मुट्ठी भर मूंगफली, जो अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते, मुट्ठी भर आप जो है वो कैशू नट ले लें, पिस्ता ले लें, कोई भी इनमें 4-5 में। या हम ये बाज़ औक़ात मैं ये करता हूँ कि उन सबको जो है ना मिक्स कर देता हूँ और एक मुट्ठी भर के उस टाइम में खा लेता हूँ सारी चीज़ें। वैसे तो कहते हैं सब फाइबर नहीं। नहीं बादाम का कह नहीं, रहे बादाम का छिलका छिलका है, उसमें जो जिंक होता है वो फिर अब्जॉर्ब नहीं होता आपका, इसलिए वो फीमेल्स के लिए पर्टिकुलरली है। और आपको 15% उसकी जो बेनिफिट है वो कम मिलेगा अगर आप छिलका नहीं उतारेंगे। ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ है,
जो आपको बता रहा हूँ। अब उनके पहले कहते थे छिलका उतारने से वो उसके जो नहीं। HDL उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है वो छिलके के नीचे होती है, नहीं नहीं नहीं, ये ये हो देंगे तो उसकी HDL गायब हो जाएगी। ये देखो, ये साइंस ऐसी चीज है जो हर रोज चेंज हो रही है। चेंज तो जब हम इसके साथ नहीं चलेंगे तो हम अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। तो हम अच्छे डॉक्टर बनने के लिए हमें इसको फॉलो अप करना है। ये CME प्रोग्राम का मकसद क्या है? पहला लफ्ज ही इसका है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, CME यही है कि कॉन्टिन्यूस सुबह से शाम तक आप जी ब्रेकफास्ट 2 बजे लेंगे। जी ब्रेकफास्ट 2 बजे। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको तरीका, 4 बजे आपने क्यों नट्स ले रहे हैं? 2 घंटे बाद ही आपने नट्स ले रहे हैं। हाँ मैं उसका वजह बताता हूँ। ना उनके नहीं नहीं, इसमें हाँ जी चिमा साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने रखा है फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब ये है कि 18 घंटे से 20 घंटे या 16 घंटे से 16 घंटे आपका फास्टिंग टाइम है, 6 घंटे आपका ईटिंग टाइम है। जिसमें आपको मैं नट्स कह रहा हूँ, ये आपकी ईटिंग विंडो है, इसके दरमियान आप खा सकते हैं, बाकी 18 घंटे नहीं खाना आप। ये डिफरेंस आपका जो मसला है वो। तो अब हमने 6 घंटे में अपना ये पूरी कैलोरीज भी पूरी करनी है, ओमेगा 3 भी लेना है, बाकी हेल्दी जो फूड है वो भी इस्तेमाल करनी है। तो इसलिए 2 घंटे के बाद आप ले लें। सिर्फ ब्रेकफास्ट ही लेना आपने, वो नहीं डिनर नहीं लेना। मैं आपको बताता हूँ आपको। नेक्स्ट आप, तो अगर आपने 2 बजे अपना ब्रेकफास्ट किया या लंच किया है ना, तो आप 8 बजे तक अपना डिनर कर लें, रात 8 बजे तक। तो आपके कितने हो गए? 6 घंटे हो गए। 6 घंटे आपके होगी ईटिंग विंडो, 18 घंटे आपकी होगी फास्टिंग विंडो। अब फास्टिंग विंडो में आप क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं? फास्टिंग विंडो में जो बेस्ट चीजें हैं ना, बेस्ट वो है नींबू, लेमन वाटर विद साल्ट। लेमन वाटर लें आप, ब्लैक टी लें आप, ग्रीन टी लें आप, कॉफी लें आप, जो पी सकते हैं जिनको, विदाउट शुगर। विदाउट शुगर एंड मिल्क, विदाउट शुगर एंड मिल्क, ये आप लें। आपको नमक से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 1 टीस्पून नमक आप जरूर खाएं जब हम लंबी फास्टिंग करते हैं। पिछले दिनों में मैंने 5 डेज फास्टिंग की थी, तो उसमें जो मैं 1 टीस्पून जो है ना नमक का, वो डेफिनेटली इस्तेमाल करता था मुख्तलिफ तरीकों से। नींबू पानी में, मैं चाय में भी डाल लेता था, बाकी चीज़ों में भी डाल लेता था। तो इतना नमक आपको डेली, वरना आपके मसल्स जो है ना वो गड़बड़ करना शुरू हो जाएंगे, आपको वो ठीक नहीं रहेगा। तो अभी तक आप कंटिन्यू कर रहे हैं ये इतनी एक्सरसाइज? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आप बीच में एक्सरसाइज करते हैं? बिल्कुल जिम भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, मैंने जिम भी की है। रिड्यूस नहीं हो जाएगा, मसल डिस्ट्रॉफी नहीं हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी, नेवर एवर। आप याद रखें, मसल का ये एक मिथ है और बहुत बुरी चीज आपने बताई हुई है लोगों को। आपके मसल की बारी ही बहुत देर आती है। पता कब आती है बारी? जब आप 346 346 डेज फास्टिंग करते हैं, तो फिर मसल की प्रोटीन यूटिलाइज होती है। उससे पहले कभी नहीं होती। उससे पहले दो ही चीजें यूज होती हैं आपकी, फैट या आपके कार्बोहाइड्रेट, या ग्लूकोन्यूजेनेसिस होगा। ग्लूकोन्यूजेनेसिस तो एक दिन में खत्म हो जाता है आपका। 400 मिलीग्राम आपका मसल में है, 100 या 50 के ग्राम सिर्फ लिवर में है, बाकी आपने जितना खाया हुआ है वो है। तो अगर आप 1 दिन की या 2 दिन की फास्टिंग करते हैं, जो ही जब शुरू में हम फास्टिंग कराते हैं ना लोगों को, तो फास्टिंग कराते हैं तो पहला हफ्ता उनकी शुगर ठीक नहीं रहती, बल्कि हाई होती है। तो हम कहते हैं यार ये खा भी नहीं रहा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले रहा, तो फिर किस तरह इसकी शुगर आई है? वो उसका जो जमा शुदा कार्बोहाइड्रेट है वो यूटिलाइज हो रहा होता है, उससे फिर इसकी शुगर आ जाती है। उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको बता दें कि अगर आपको 3-4 दिन शुगर आपकी 200-300 भी हो जाए तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करें। आपका आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आनी शुरू हो जाएगी। जो ही आपका कार्बोहाइड्रेट कट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो अक्सर लोग ये इस तरह करते हैं कि जी मैंने थोड़ी सी रोटी खा ली थी, मैंने एक स्लाइस ले लिया था, या मैंने थोड़ा सा फ्रूट फ्रूट ले लिया था, या मैंने दूध वाली चाय पी ली थी। तो इस तरह थोड़ा बहुत कर लेते हैं लोग। इस तरह ज़्यादा स्ट्रिक्टली अमल नहीं करते जिस तरह के मैंने किया या हमारे साथियों ने किया, इस तरह नहीं करते। तो उससे बेनिफिट ज़्यादा होता है। इसको मैं कहता हूँ क्रैश प्रोग्राम है। क्रैश प्रोग्राम ये है कि आपने
वो ऑमलेट खाया, नट्स खाएं, और शाम को आपने मीट जरूर लेना है, रेड मीट जरूर लेना है आप। कितने बजे? 6-7 बजे, 8 बजे आप ले लें। 8 बजे आपका लास्ट मील। रेड मीट क्यों लेना है? हाँ जी, वो उसकी तरह वजह। रेड मीट इसलिए लेना है कि प्रोटीन आपने एक तो पूरी करनी है। प्रोटीन कितनी होनी चाहिए आपकी? प्रोटीन आपकी इतनी होनी चाहिए कि 0.8 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे, मिनिमम ये है। मैक्सिमम जो है बच्चों में हम कहते हैं कि 4 ग्राम्स ले, 2 ग्राम्स ले, 1 ग्राम ले। लेकिन हमारे लिए जिन लोगों ने अपना वेट रिड्यूस करना है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, या अपने अपने आप को रीमॉडल करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है, अपना ओबेसिटी को कम करना है, मोटापे को कम करना है, फैटी लिवर को डैमेज करना है, ख़त्म करना है, तो आपकी प्रोटीन जो है 0.8 मिलीग्राम पर डे। अब 0.8 मिलीग्राम किस तरह हम पूरे करते हैं? जो मैंने आपको मेन्यू बताया उसमें है पॉइंट, हाँ 0.8 मिलीग्राम, हाँ सॉरी ग्राम, हाँ जी थैंक यू, 0.8 ग्राम पर डे। अगर आपका वजन फर्ज करें जो है वो 80 kg है, तो आपको चाहिए 64 ग्राम। 64 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। आप 64 ग्राम पूरी किस तरह करेंगे आप? जो मैंने आपको बताया, 6 अंडे या 4 अंडे लेंगे तो 4 अंडे में आपकी 24 ग्राम मिल जाएंगे आप। एक अंडा एवरेज उसमें 6 ग्राम है। अब विद उसको वाइट एंड येलो दोनों, यॉर्क में और बॉइल्ड देने या आमलेट? जैसे मर्जी ले, जैसे मर्जी ले, Boiled is best. जो जैसे मर्जी लें आप। उसके बाद आप जो है ना उसके 6 ग्राम उसके हो गए, और मैं क्या करता हूँ उसमें 2 या 3 स्लाइस चीज के डाल लेता हूँ। तो एक स्लाइस चीज का है उसमें भी 6 ग्राम है। अगर आपने 2 या 3 स्लाइस चीज के डालनी है तो आपका 18 ग्राम उससे मिल गए। फिर आपने मीट से लेना है प्रोटीन, आपको मीट से प्रोटीन लेनी है। कितना? 200-300 ग्राम आप लें आप। और कोशिश करें जो फीमेल हैं वो हफ्ते में 2 दफा रेड मीट जरूर लें, बाकी बंदे रोजाना भी ले सकते हैं। 200 कोई या 300 ग्राम में फिर वो प्रोटीन कितना होगा? 200 आपका पूरा हो जाएगा, 36 के करीब, 36, हाँ उसमें आ जाएगा आपका। तो वो आपका जितनी डेली ज़रूरत है वो आपकी पूरी हो जाएगी उसमें। इसमें बाकी प्रोटीन आप दालों से भी ले सकते हैं, चने से ले सकते हैं। तो बेस्ट दालें जो है वो मूंग की दाल है या सफेद चने हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर प्रोटीन होती है। फिर कुछ प्रोटीन आपको नट से भी मिल जाएगी, जो आप नट्स ले रहे हैं उससे भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपकी डेली प्रोटीन जो है वो पूरी होती रहेगी। आपका मसल वेस्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा आपका मसल। अब आपने ये आपने देखा कि चार्ट ये क्या है, ये सबसे पहले आपकी इंसुलिन कम होगी जब आप कार्बोहाइड्रेट कम होगा आपका, और उसके बाद फैट बर्निंग शुरू हो जाएगी। ये फैट बर्निंग इतनी आसान नहीं होती। फैट बर्निंग स्टार्ट होती है मिनिमम फाइटो लाइपोलाइसिस जो शुरू होता है ना, वो आप 18 घंटे फास्टिंग करेंगे तो फिर शुरू होगा। उससे पहले कभी भी नहीं शुरू होगा। उससे पहले क्या होता है, 3 स्टेजेस इसकी आती हैं। जो हमने खाना खाया है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो 5 से 6 घंटे निकालेगा आपका। उसके बाद आपका जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस होगा लिवर से। उसके बाद जो है एक और चीज होती है जिसको कहते हैं ऑटोफेजी। हमारी बॉडी सेल में एक साइटोप्लाज्म होता है, क्या कहते हैं उसको, उसमें ऐसा हो रहा था जिसमें डैमेज्ड चीजें जो होती हैं, उसका नाम मैं शायद थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, उसमें डैमेज प्रोटीन्स हमारी स्टोर होती रहती है। तो जब हम नहीं खाते अगले 6 घंटे वो डैमेज प्रोटीन जो है वो उसकी ऑटोफेजी शुरू हो जाती है। उसको बॉडी हमारी रिफाइन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो 6 घंटे आपके वो गुजर जाएंगे। 18 घंटे जब आप फास्टिंग रखेंगे तो फिर आपकी फैट की बारी आएगी, फिर आपकी लाइपोलाइसिस शुरू होगी। इसका तरीका हमने ये देखा, ढूंढा मैंने ये देख के, कि जब आप एक सिंपल स्टिक मिलती है यूरिन स्टिक, तो यूरिन स्टिक में आप कीटोन स्टिक, उसमें कीटोन ऑब्जर्व करें। जब आपकी कीटोन की लाइन आपकी हल्की सी भी आनी शुरू हो गई है ना, तो फिर आपकी जो है लाइपोलाइसिस शुरू हुआ है, उसके बगैर वजन कम नहीं होगा।
पहले जो आपका पहले हफ्ते में वजन कम होगा ना, वो वही वजन होगा जो 2 से 2.5 kg के करीब, जो हर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कीप्स विद इट, अपने साथ रखता है। कितनी जरूरत होती है उसको? 3 ग्राम वाटर की, H2O की जरूरत होती है। तो पहले हफ्ते में आपका वो वाटर लॉस होता है, उससे आपका वजन कम होता है। जो सही वजन जिसको हम चाह रहे हैं फैट लॉस का, वो शुरू होगा आपका 18 आवर्स के बाद। तो अगर आप डेली रूटीन बना लेंगे ना, तो आपकी आहिस्ता 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 फैट मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जो रिकमेंडेड ये है कि 1 महीने में 2 से 2.5 किलो से ज्यादा वेट रिड्यूस नहीं करना, इससे कम नहीं करना। इससे कम करेंगे तो फिर अदरवाइज दूसरी चीजें आपको खराब करना शुरू हो जाएंगी। तो ये तमाम बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो फास्टिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आपने हर ऑर्गन के, चूंकि इंसुलिन डिफरेंट इफेक्ट करती है, इवन के कैंसर सेल पे भी। कैंसर सेल को क्यों हम कहते हैं कि फास्टिंग से सही हो जाएगा? कि कैंसर सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी जो डाइट है या ग़िज़ा है, दैट इज ओनली कार्बोहाइड्रेट। तो कैंसर सेल जो है उसका माइटोकॉन्ड्रिया 15 टाइम्स मोर शुगर खाता है। हम वो जो कैंसर के एक्सपर्ट्स हैं वो लिखते हैं कि कैंसर सेल लव्स शुगर, यानी इतना ज्यादा 15 टाइम्स। हमारी बॉडी को जरूरत कम है, हमारे नॉर्मल सेल को जरूरत बहुत कम है, लेकिन कैंसर सेल की जो है उसकी नीड जो है वो 15 टाइम्स मोर है। तो अगर आप उसकी ग़िज़ा या डाइट खत्म कर देंगे या नहीं रखेंगे, तो कैंसर सेल जो है आप पे खुद ब खुद डैमेज हो जाएगा। इसलिए अब नई टेक्निक है। जो मेरे पेशेंट आते हैं या जो मैं लोग हैं, हम उनको कहते हैं कि जब आपने कीमो लगवानी है ना, तो कीमो से क्या होता है? बहुत ज़्यादा नाजिया वोमिटिंग होती है, उसका साइड इफेक्ट है। तो फिर हम आर्मसेट लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, ये चीज़ें लगाते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कीमो लगाने का कि 2 दिन पहले उसे कहें कि फास्टिंग करें। फास्टिंग करेगा तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और वो 15 टाइम्स मोर इफेक्टिव होगी उसको, जो कीमो लग रही है 15 टाइम्स मोर इफेक्टिव होगी। ये जेन में रखें, अपने पेशेंट को गाइड करें। नंबर 8 जो है हाँ जी, नंबर 1, इंक्रीज माइटोफेजी। जो मैं अभी मैंने बताया कि क्या होता है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। अब आपका जो इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट किस तरह होगा? आपका मेटाबॉलिक रेट, हम कहते हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो स्लो हो जाता है। हमारी बॉडी जो है वो, अगर हमने 700 कैलोरीज या 1000 कैलोरीज ली हैं, तो उस पर इक्तफा करेगा। इसलिए कहते हैं कि कैलोरीज इन कैलोरीज आउट का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो हम, आपका मेटाबॉलिक रेट किस तरह इंक्रीज होगा? क्योंकि आपकी फैट कंज्यूम होना शुरू हो गई। फैट कंज्यूम होगी तो आपको 1 ग्राम से 9 कैलोरीज मिलेंगी। जब कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम हो रहा था तो 1 ग्राम से 4 कैलोरीज आपको मिलेगी। अच्छा, बेस्ट फ्यूल आपको मिलना शुरू हो गया। स्ट्रोक रिस्क बड़ा खत्म हो जाएगा। आपकी सारी जो है वेन्स आर्टरीज जो है वो ब्लॉकेज सारी खत्म हो जाएगी। डिक्रीज इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। आप किसी भी पेशेंट को जो भी है उसे कहें फास्टिंग करें आप। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना, इस दफ़ा जो डेंगू के पेशेंट मेरे पास आए, मैंने उन सबको ये कहा कि आपने जूस बिल्कुल नहीं पीना, कोई मीठी चीज़ नहीं खानी, कोई ऐसी चीज़ नहीं आपने लेनी। इवन के जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमारी मिथ सदियों से शायद बनी हुई है कि जो आपके पेशेंट आते हैं हेपेटाइटिस A के, यरकान के, जॉन्डिस के, तो उनको हम कहते हैं रो पियो, ये पियो। तो वो हम कहते हैं आपका लिवर तो पहले ही इन्फ्लेम्ड है, इतनी ज्यादा उसमें इन्फ्लेमेशन है, उसकी इन्फ्लेमेशन नीचे करनी है। तो उसको आप सख्ती से अगर मना करेंगे तो यकीन जाने रिजल्ट उसके बिल्कुल 180 डिग्री बेहतर आएगा। इसी तरह आगे भी हमारी जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है छोटी सी, वो है उसकी ब्रोंकियल अस्थमा की वायरस। तो स्वेलिंग कहाँ होगी, इन्फ्लेमेशन कहाँ होगी? आपकी ब्रोंक्यूल्स में। अगर आप मीठी चीज या कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो फिर वो नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट थोड़ा सा। अब इंसुलिन इंडेक्स किन किन चीज़ों का, अब आप ये खाते हैं ना, तो आपने एक जेन में चीज़ रखनी है कि कैसी चीज़ हम खाएं जिससे इंसुलिन कम ज़रूरत पड़ती है, कम से कम ज़रूरत पड़ती है, ताकि इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका क्या देखेंगे? आप देखें एग यॉक में इंसुलिन कितनी है? 15% है। और एग वाइट में आप देखें, होल एग में 21% है। और एग वाइट का भी इधर होगा, हाँ ये देखिए, एग वाइट 55%।
तो हमने सारी दुनिया को अंडे की सफेदी के पीछे लगा दिया है। और हम कहते हैं जी अंडे की सफेदी खाओ। अब अंडे की सफेदी क्यों खानी है? अब जो असल चीज है उसमें, एक अंडे में 127 कैलोरीज है। जो एग ये वाइट है उसमें सिर्फ 27 है। 27 हम कैलोरीज ले लेते हैं और उससे इंसुलिन अपनी इतनी ज्यादा बढ़ा लेते हैं, लेकिन एग यॉक जो कॉम की चीज है उसको फेंक देते हैं। वो कहते हैं जी हाँ मैं खाता हूँ। किसी से भी पूछे जी अंडा खाते हैं? हाँ जी अंडे की सफेदी खाता हूँ। कितने अंडे खाते हैं? मैं जी 2 भी खा लेता हूँ। लेकिन उसको आप पूरा इंक्वायर करें और उसको गाइड करें कि एग यॉक जरूर खानी है। अच्छा, अब लो फैट डाइट हमारे ये बड़ी योगर्ट है। हमें बड़ा ये अब आजकल आ रहा है, ये मार्केटिंग इसकी बड़ी होती है, जो मैंने फैट नहीं खानी ये लो। इसमें 76%, बनाना 84%, होल व्हीट ब्रेड जो है 96%। इंसुलिन जो हम कहते हैं जी रोटी के बगैर किस तरह जिंदा रहेंगे, रोटी से आपकी इंसुलिन कितनी ज्यादा होती है। इसके बाद ब्रेड है 100%, पोटैटो 100%। इसमें इंसुलिन की, हम आप कहते थे ग्लाइसीमिक इंडेक्स देखिए, कभी भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स के पीछे ना जाएं, इंसुलिन इंडेक्स के पीछे जाएं। हाँ आपने अपनी इंसुलिन कम करनी है तो इंसुलिन इंडेक्स को चेक करें। जिस चीज से आपका इंसुलिन कम होगी वो आपके लिए 100% ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो 100% ज्यादा बेनिफिशियल लेने के लिए ये चीजें आपकी डाइट में होनी चाहिए। इन चीजों का इस्तेमाल करें, इनको ना करें। इसकी एक और लंबी लिस्ट भी है लेकिन उसको मैं स्किप करूंगा। फिर यही है, ये सारी चीज़ें आपकी रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी अगर आप उस पे जाएंगे। तो मैं एंड पे फिर वही बात कहूँगा कि आओ मिलके पाकिस्तान से क्या, पहले अपने आप से हम डॉक्टर्स जो हैं वो खुद करेंगे, एक एग्जाम्पल बनेंगे, फिर हम अपने पेशेंट को करें, फिर लोगों में अवेयरनेस दें, लोगों को बताएं। मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि मैं अपनी जहाँ मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, मैंने वहाँ जुमे वाले दिन उनसे मांगे, मैंने कहा मुझे 10 मिनट दें आप, कि इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ रमज़ान में। तो मैंने उनको बताया कि अल्लाह पाक का नबी हर साल 142 रोजे रखते थे, फास्टिंग करते थे। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है हज़रत अली के साथ भी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी, कि उन्होंने खाना रोज़ा रखा हुआ है, खाने के वक्त कोई मांगने वाला आ गया या ज़रूरतमंद आ गया तो अपना खाना उनको दे दिया। मकसद क्या था कि 24 आवर से 36 आवर पे ले जाना, 36 आवर से 2 डेज पे ले जाना, 3 डेज पे ले जाना, 4 डेज पे ले जाना, 5 डेज पे ले जाना। तो बेस्ट तरीका है इसको, जो जब तक आप अपने दिमाग में इसको, दिल में आप या पेशेंट के दिल में आप नहीं घुसेंगे, उसको समझाएंगे नहीं इसके बेनिफिट, आप कर नहीं सकते, आप इसको बेहतर नहीं हो सकते। मैं थोड़ा सा डॉक्टर निगत को परेशान हो गई शायद वो ये ऐसे पेशेंट को हम टॉफी कहते हैं। ये पेशेंट है इनकी टोटल फैट इनसाइड है, आउट नहीं है, बाहर नहीं है, जिस तरह मेरा पेट निकला हुआ है ये है। तो ये इसलिए फैटी लिवर इनको है, लेकिन इनकी फैट इनसाइड है। और उसमें धोखा हो जाता है बंदे को, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक आप उसको रिफाइन नहीं करेंगे, रिवर्स नहीं करेंगे, आपको उसके बैड इफेक्ट्स जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आसिफ। जबरदस्त माशाल्लाह लेक्चर सही सब तक एक रिक्वेस्ट बड़ी जरूरी है कि जो लेक्चर उन्होंने दिया तो अगर हम इनकॉर्पोरेट करके सब लोगों को बांट दें तो आज इस क्लिनिक में अंदर जो स्टार्ट पड़ा होगा तो आप पेशेंट को गाइड करने में दूसरी बात ये है कि शेयर हो जाएगी वीडियो, तो डेफिनेटली शेयर होगी, व्हाट्सएप शेयर होगी, आप करना बार बार आप शाम को ना आपको मैसेज के जरिए भी भेजते हैं। अब ये मैंने ओवर द ईयर्स इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस भी हो सकती हैं, ये कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा डाइट चार्ट बनाया है, तो ये सब प्रिंट करके देने हैं, ये हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट निकाल देंगे आप। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि जहाँ पे डाइट का हमने वो दूसरी लगा। कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग और मरीजों को भी कहें कि आपके घर में छोटा सा ना बेशक 1 फुट का भी जगह है, मिट्टी की जगह है ना, गमला है, उसमें चाइनीज नींबू ला के लगाएं। ये चाइनीज नींबू है ना, इस वक्त 200 पीस का आ रहा है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ।
200 पीस का आ रहा है, विद इन 1 ईयर आपको फ्रूट देना शुरू कर देना। अच्छा, मेरे घर के अंदर जो मेरे पौधा लगा हुआ है, सिंगल एक पौधा लगाया हुआ है, उसने इस दफा एटलीस्ट 500 से ज्यादा नींबू मुझे प्रोवाइड किए हैं, और 1.5 माह के अंदर मैंने 10 नींबू डेली खाए हैं, और उसमें से अभी भी फ्रूट लगा हुआ है। 100-150 फ्रूट अभी भी लगा हुआ उसके ऊपर। 10 नींबू डेली। डेली मैंने खाए हैं। तो ये 1.5-2 महीने। दूसरे नंबर पे मैंने एक बात और की है, सही साहब की जो बड़े स्ट्रिक्ट किस्म की डाइट, मेरी तो बड़ी सादा है। मैंने जब से डाइट शुरू किया, मैंने ठंडा पानी नहीं पिया। 16 hours बच जाते हैं। Intermittent fasting कर मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर रहा हूँ, बड़ा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ठंडा पानी, मैं जो 2-3 चीजें मैंने आपको सिर्फ बता दी। एक तो मैंने ठंडा पानी नहीं पिया, दैट्स द बेस्ट। दूसरे नंबर पे मैंने जो नींबू निचोड़ के पी लिए हैं गर्म पानी के अंदर, वो नींबू मैंने फेंके नहीं है, वो मैंने कावे में डाल दिए हैं। जो पानी मैं पी रहा हूँ थर्मस के अंदर डाला हुआ है गर्म पानी, उसमें मैंने डाल दी है, ताकि उसका फिर मैं फायदा उठा सकूं। दूसरे नंबर पे मैंने सिरका जरूर इस्तेमाल किया, एप्पल विनेगर। मैंने एप्पल विनेगर को पिया नहीं है, कुछ सही सब पी भी ली है, सही सब तो बहुत शेर है, मैं तो गिदर साहब, तो मैंने पिया नहीं। लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं डेली सलाद, उसके अंदर मैं गोभी है, फूल गोभी है, खीरा है, मूली है, और मिर्ची है, सब्ज मिर्ची है, शिमला मिर्ची से मैं कच्ची खाता हूँ। तो मैंने उसमें डुबो दिया है। मैं मतलब आज मैं सारा निकाला है, तो अगले दिन उसमें, उसी दिन उसमें मेरी मुलाजमा ने, जब मेरे बेट ने उसमें भर दिया, उसको फुल भर दिया। अगले दिन वो मैंने सारा खा लेना निचोड़ के। मैं नहीं, विनेगर ज्यादा नहीं ले रहा क्योंकि दांत ना खराब हो जाए। तो विनेगर का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, इससे दांत खराब होते हैं। और सही साहब ने उसका फार्मूला भी ढूंढ लिया कि विनेगर को कैसे वो स्टिक के साथ लेते हैं, रुकावट के साथ लेते हैं, ताकि दांतों को बिना लगे डायरेक्ट सिरका अंदर चला जाए। लेकिन मैं सिरका पी नहीं रहा, लेकिन उसमें निचोड़ के मैं सलाद ले रहा हूँ। और ये नींबू तो आप घर में लगा सकते हैं। और आखिरी बात, जो आज मियाँ साहब तशरीफ नहीं लाए, तो आज उनकी बेनू साहब की बस्ती थी, उसके तो लिए आज दुआ करते हैं, इसके बाद एंड पे दुआ हैं। जो आज के हमारे इस प्रोग्राम का लंबा प्रोग्राम हो गया, 2 प्रेजेंटेशंस थी, ये तीसरी। तो इसके जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हिल्टन फार्मा है। हिल्टन फार्मा की एक प्रोडक्ट है माइटिका, उसके ऊपर है ये हमारी आज की स्पॉन्सरशिप। तो हम इनके बहुत ही, हिल्टन फार्मा की पूरी टीम के बहुत ही मशहूर हैं कि इन्होंने हमें इकट्ठा होने का, सीखने का मौका दिया। और साथ में इनकी एक प्रोडक्ट है, जहाँ कहीं ज़रूरत हो, पेशेंट नीडे हो, इसको ज़रूर आप रिकमेंड करें अपनी कलम है। हाँ, आप अभी आप ये, मैं आपको चंद एक स्लाइडें देखूंगा, मैं खुद देख के बड़ा हैरान हो गया कि ये किस तरह करके हमें डैमेज कर रही है। अब आप देखें कि 9 आउट ऑफ 10 जो है वो क्या है, ये डेथ हो रही है हमारी, किससे? रेस्पिरेटरी डिजीज से। द एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? पिछले दिनों बड़ी लाहौर में धूम हुई थी, पूरी दुनिया में, मीडिया में, इधर, कि भाई 1000 के ऊपर चला गया। तो वो जो पार्टिकुलर्स हैं, हमारे पार्टिकल्स या केमिकल जो हमारे सांस के जरिए अंदर जाते हैं, वो कितने बुरे हैं और क्या क्या डैमेज करते हैं, और हमारी बॉडी को किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप ये देखें, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल नॉर्मल क्या होना चाहिए? 0 to 50। और हमारे यहाँ कितना है, ये अभी आपको मैं बताता हूँ। वेरी अनहेल्दी और हैजर्डिस, ये सबसे पहले जो है। अब हम कहाँ फॉल कर रहे हैं? पाकिस्तान में हैं। ऑन एन एवरेज, हमारे आजकल में हम कहते हैं जी एयर क्वालिटी नहीं है, ऑन एन एवरेज हमारी एयर क्वालिटी जो है 159 है। पेशावर में 183। ये है तो पूरे पाकिस्तान का। अभी आप ये देखें, इसके साथ ही स्लाइड दूसरी है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, हमारे यहाँ इतनी क्यों नहीं हो सकती? बैड एयर क्वालिटी का इम्पैक्ट क्या है? एयर क्वालिटी इन क्लासरूम वाज पुअर। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अस्थमा, रेनाइटिस एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बहुत ज्यादा है, विद ए बैकग्राउंड ऑफ एलर्जिक सीम्ड एज इंक्रीज्ड रिस्क। रोल ऑफ मोंटिलो कॉस्ट क्या है? हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब हमारा रोल क्या है कि
ये यहाँ यहाँ ये फायदा दे सकती है दवाई, अगर हम इसको एड ऑन थेरापी के तौर पे लें। साइनोसाइटिस अक्सर इस मौसम में सबको ही होता है, कफ है, सोर थ्रोट है, स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, लो प्रोडक्टिविटी एट वर्क है, हम आप देखें खांसी कर रहे हैं, छींके मार रहे हैं, तो स्किन रैशेज हैं। तो रिकमेंडेशन ऑफ रोल ऑफ मॉन्टेलोकास्ट इन एस्थमा मैनेजमेंट, ये आपको पता है पिछले दिनों हम पढ़ा भी रहे थे, बताया भी था कि एस्थमा के स्टेजेस कितनी हैं, किस तरह करके इसको मैनेज करते हैं। एक हमने बड़ी अच्छी CME भी करवाई थी। तो स्टेप 1 से लेके एंड तक इसका रोल है, क्योंकि जितने लिकोट्राइन खारिज होंगे आपकी बॉडी से उसको ये रोकेगी, तो एस्मा के एपिसोड में भी कम होंगे, और अगर आपको रिकरेंट है तो उससे भी आपको अवॉइड होगी। सबसे बढ़कर ये है कि आपका स्टीरॉयड इनटेक वो कम हो जाएगा अगर आपसे ये लेंगे। अब अगर हम एडिशन ऑफ मॉन्टेलोकास्ट इन ICS एंड ICS, ये टर्म्स हैं एस्थमा मैनेजमेंट की। लाभा इम्प्रूव्स एस्थमा कंट्रोल 84%। अगर आप ये देखें कि कुछ लोग हैं, मुझे भी ये प्रॉब्लम रहती है कि जो ही सुबह हम उठते हैं तो स्नीजिंग शुरू हो जाती है, कुछ देर के बाद वो ख़त्म हो जाती है, या हमें एंटी हिस्टामिन लेनी पड़ती है। एंटी हिस्टामिन के साथ हम फिर क्या लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी लेते हैं। और हमारी प्रैक्टिस में ये चीज़ शामिल है, जो हमारी गलतियां हैं उनको हमें बताना चाहिए और बोलना भी चाहिए। उसके हम क्या करते हैं, पहले दिन से उसको एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। उसका रोल ऑफ एंटीबायोटिक इतना नहीं होता जितना होता है, ये अमूमन एलर्जिक होती है या वायरल होती है। तो दोनों सीरम में एंटीबायोटिक शुरू ना करें, इसको ऐड ऑन करें उसको। मॉन्टिलोकास्ट अवेलेबल है, मुख्तलिफ कंपनीज की है। हिल्टन फार्मा की माइटिका के नाम से आती है। तो माइटिका जो है ये साशे में भी है, 4 मिलीग्राम की च्यूएबल टेबलेट भी है, 10 मिलीग्राम का इसकी टेबलेट है। जो 15 साल से ऊपर बच्चे हैं उनको 1 टेबलेट डेली एट बेड टाइम अगर आप आदत बना देंगे, पर्टिकुलरली उन दिनों में जिन दिनों में ये सीजन चेंज होता है, ये सीजन चेंज होता है, तो उस तरफ लें तो आपको इनसे इतने ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे और इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आपके पास पेशेंट इस तरह का आए, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ माइटी का ज़रूर लिखें। अगर आपने कुछ कहना हो अपनी प्रोडक्ट के बारे में। Assalamualaikum all of you. My name is Mohammed Ali, working as area sales manager in Hilton Pharma. Thank you so much आपने हमारे लिए टाइम निकाला, and thank you सर आपने हमारी प्रेजेंटेशन दी। एंड सर माइटिका के हवाले से फर्स्ट मैं आपको कहना चाहूँगा कि जहाँ पे आपके पास एस्मा एंड एलर्जिक राइटिस के साथ पेशेंट आ रहे हैं तो माइटिका 10 मिलीग्राम में आपकी सपोर्ट चाहिए, फिर बीच में साशियन 4 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है, और ये नंबर 1 बाय इक्विवेलेंट ब्रांड है। आपका पेशेंट कहीं से भी आता है पाकिस्तान में से, उसको इजीली अवेलेबल मिलता है, किसी भी छोटे से मोहल्ले के मेडिकल स्टोर से भी ये मिल सकती है सर। प्राइस में भी बड़ी वेरी इकोनॉमी है सर। एंड इसके अलावा सर अगर आप अपने पेशेंट को माइटिका देते हैं तो ICS लाभा और साबा में इनके यूसेज जो है वो कम हो जाता है, और कंट्रोलर थेरेपी में रहती है। आपका पेशेंट जो है उस तरफ स्टीरॉइड्स की तरफ नहीं जाता है, जैसे कि सर ने बताया था। तो जहाँ पे भी आपके पास एस्मा एलर्जी राइटिस का पेशेंट आता है तो माइटिका के सर जरूर रिकमेंड कीजिएगा। 10 मिलीग्राम में भी और साशे में भी है, च्यूएबल टैबलेट भी है 4 मिलीग्राम में, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, इजीली च्यू कर सकता है बच्चा भी। तो थैंक यू सो मच सर, जस्ट ये छोटी सी एक प्रेजेंटेशन थी हमारी। एंड सर थैंक यू सर। अब बाकी सर आप सर को एक छोटा सा गीत है आज का सर के लिए। Happy birthday. सर कर थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा जी, आपको पता है कि आज वो डॉक्टर मियां सब मौजूद नहीं है, उसकी वजह ये है कि आज के दिन उनकी दादे मौजूद की मदर। हाँ उनकी डेथ हुई थी। तो आज वो उनकी डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं, उधर वो कुरान खानी वगैरह करवा रहे हैं। और इसी तरह हमारी एक लेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाजिया मंजूर, उनकी वालदा की भी कल डेथ हुई थी। तो उन दोनों के लिए साले सवाब के लिए हाँ डॉक्टर साहब के भाई डॉक्टर सजाद की। हाँ डॉक्टर सजाद साहब के भाई भी फौत हुए थे पिछले दिनों। उन सब के लिए उनके साले सवाब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे
कि कब्र में आसानी फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह पाए। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला। और